पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट से दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर मेज की, जहां लेबनान को लेकर एक नई अमेरिकी कोशिश सामने आई है, जहां इजराइल और लेबनान के बीच एक नए फॉर्मूले पर बात हुई है, जहां ये उम्मीद दिखाई जा रही है कि शायद तनाव कम हो सकता है, शायद हालात संभल सकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर मैदान की है, क्योंकि जिस समझौते को अमेरिका एक रास्ता बता रहा है, उसी समझौते को हिजबुल्लाह ने ठुकरा दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसके अभियान अभी रुकने वाले नहीं। दक्षिणी लेबनान में हमले जारी हैं। गाजा में तबाही की तस्वीरें अब भी सामने आ रही हैं। ईरान कह रहा है कि सिर्फ बयानों से अमन नहीं आएगा और हमास अब भी मैदान में मौजूद है। यानी मेज पर बातचीत भी चल रही है और मैदान में जंग भी। यही आज के मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पेचीदगी है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। सवाल ये है कि इतनी कोशिशों के बावजूद क्या मिडिल ईस्ट किसी नतीजे के करीब पहुंच रहा है, या फिर इलाका अब भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर खिलाड़ी अपनी अलग चाल चल रहा है, लेकिन आखिरी अंजाम अब भी दिखाई नहीं देता। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को एक साथ रखकर देखिए तो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा विरोधाभास साफ दिखाई देता है। वॉशिंगटन में एक नया फॉर्मूला सामने आया है। अमेरिका की सरपरस्ती में इजराइल और लेबनान के बीच एक व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई, लेकिन जिस वक्त इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा था, उसी वक्त हिजबुल्लाह ने उसके अहम हिस्सों को मानने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि कोई भी व्यवस्था तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक इजरायली मौजूदगी और हमलों का सवाल हल ना हो। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से कार्रवाई जारी रखेगा और दक्षिणी लेबनान में उसकी फौजी मौजूदगी और अभियान अभी खत्म नहीं हुए हैं। यानी जिस पहल को अमेरिका एक कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहता है, उसी के सामने सबसे बड़ी रुकावट मैदान से खड़ी हो गई है। और यही इस पूरे संकट का सबसे अहम पहलू है, क्योंकि यहाँ सिर्फ समझौते पर दस्तखत कर देना काफी नहीं, बल्कि उसे मानने वाले खिलाड़ी भी चाहिए। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी कमी शायद भरोसे की ही है। इजराइल को लगता है कि खतरा अब भी मौजूद है। हिजबुल्लाह को लगता है कि दबाव के आगे झुकना उसकी हैसियत को कमजोर करेगा। ईरान को लगता है कि बिना जमीनी बदलाव के कूटनीति अधूरी है। हमास अब भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ। यानी हर पक्ष अपने अपने मफादात के हिसाब से सोच रहा है। मिडिल ईस्ट का इतिहास हमें बार बार एक बात याद दिलाता है कि यहाँ समझौते करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें लागू करना उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो किसी भी समझौते की दिशा बदल सकते हैं। यही वजह है कि लेबनान को लेकर सामने आया सीज़फायर का प्रस्ताव अब सिर्फ एक सियासी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक बड़े इम्तिहान में बदल चुका है। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सिर्फ अमेरिका की साख दांव पर नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का तवाजुन भी जुड़ा हुआ है। और फिलहाल ये तवाजुन डगमगाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लेबनान को लेकर अमेरिकी कोशिशों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अब भी पूरी तरह नहीं बदली। दक्षिणी लेबनान में तनाव खत्म नहीं हुआ और यही वजह है कि सियासी उम्मीद और जमीनी हकीकत आज एक दूसरे से बहुत दूर है। लेबनान की कहानी सिर्फ एक प्रस्ताव या एक समझौते की कहानी नहीं है।
क्योंकि इस टकराव की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। पिछले कई महीनों में दक्षिणी लेबनान सिर्फ एक सीमावर्ती इलाका नहीं रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट के सबसे संवेदनशील मोर्चों में बदल गया। जहां हर सैन्य कार्रवाई, हर जवाबी कार्रवाई और हर बयान एक बड़े क्षेत्रीय समीकरण से जुड़ जाता है। यही वजह है कि आज लेबनान में सवाल सिर्फ इस प्रस्ताव का नहीं, बल्कि पूरे सुरक्षा ढांचे का है। इजराइल कहता है कि उसे अपने उत्तरी सरहद को सुरक्षित बनाना है। हिजबुल्लाह कहता है कि दबाव के आगे झुकना मुमकिन नहीं। इसी बीच लेबनान की जमीन एक ऐसे टकराव का बोझ उठा रही है जिसका फैसला अब तक किसी के हाथ नहीं आया। मसला सिर्फ ये नहीं कि प्रस्ताव सफल होगा या नहीं, मसला ये है कि क्या दोनों पक्ष एक दूसरे की बुनियादी चिंताओं को मानने के लिए तैयार हैं, और फिलहाल उसका जवाब साफ दिखाई नहीं देता। किसी भी जंग की असली कहानी हमेशा सियासी बयानों में नहीं मिलती। वो अक्सर उन लोगों की जिंदगी में दिखाई देती है जो ना तो कोई फैसला लेते हैं और ना ही किसी रणनीति का हिस्सा होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कीमत वही चुकाते हैं। लेबनान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, लेकिन आम लोग अब भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके हिस्से का अमन कब आएगा, क्योंकि कई इलाकों में लोग अब भी किसी स्थायी इस्तेहकाम का इंतजार कर रहे हैं, और यही इंतजार लेबनान की पूरी कहानी को सिर्फ सियासत की कहानी नहीं रहने देता। इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी कीमत आखिरकार लेबनान के आम लोग चुका रहे हैं। कि जिस वक्त अमेरिका में प्रस्तावों पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त दक्षिणी लेबनान के लोग एक बिल्कुल अलग हकीकत का सामना कर रहे थे। सीमावर्ती इलाकों में तनाव बरकरार रहा। लोगों के भीतर ये यकीन पैदा नहीं हो सका कि हालात सचमुच बदलने वाले हैं। कई परिवार अब भी अपने घरों से दूर हैं। कई सीमावर्ती बस्तियां आधी खाली दिखाई देती हैं, और बहुत से लोग अब भी ये नहीं जानते कि वो अपने घर कब लौटेंगे। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। जिन लोगों ने ये टकराव शुरू नहीं किया, सबसे बड़ी कीमत वही चुका रहे हैं। लेबनान में अमन का सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल बन चुका है। लेबनान के बहुत से लोगों के लिए आज सबसे बड़ा सवाल हिजबुल्लाह नहीं, इजराइल नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि इस्तेहकाम है। क्योंकि वो किसी बड़ी रणनीतिक जीत से पहले एक सामान्य जिंदगी चाहते हैं। लेकिन जब मेज पर अमन की बातें हों और मैदान में तनाव जारी रहे, तो लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हालात सचमुच बदल रहे हैं। अगर लेबनान मिडिल ईस्ट की बेचैनी की एक तस्वीर है, तो गाजा उसकी दूसरी तस्वीर है, और शायद उससे भी ज्यादा दर्दनाक तस्वीर है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ जंग का नहीं, इंसानी नतीजों का भी है। हर नई कार्रवाई,
हर नया हमला और हर नया बयान अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाता है जिनका जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलता। यही वजह है कि गाजा अब सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बहस का मरकज बन चुका है। गजा इस विरोधाभास की सबसे बड़ी मिसाल है। क्योंकि जिस वक्त लेबनान को लेकर नई कूटनीतिक कोशिशें हो रही हैं, उसी वक्त गाजा में फौजी कार्रवाइयां जारी हैं। हालिया दिनों में देर अल बला, जवायदा और खान यूनुस जैसे इलाके फिर सुर्खियों में हैं। और इन इलाकों से नए हमले, जानी नुकसान और तबाही की खबरें सामने आती रहीं। जिसके बाद एक बार फिर गजा की इंसानी त्रासदी पर सवाल उठने लगे। इजरायली फौज का कहना है कि उसका निशाना हमास से जुड़े ढांचे हैं, लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी मौजूद है, अपने आशियानों से दूर लोगों की, मुश्किलात की और राहत का इंतजार करते लोगों की। यानी एक तरफ फौजी मकासद हैं तो दूसरी तरफ इंसानी नतीजे, और शायद यही गाजा की सबसे बड़ी त्रासदी है। क्योंकि हर नए हमले के बाद एक नया मलबा दिखाई देता है, एक नई मुश्किल दिखाई देती है और एक नया सवाल भी। वो परिवार जो बार बार जगह बदलने पर मजबूर हैं, वो बच्चे जिनकी पूरी दुनिया संघर्ष के साए में गुजर रही है, वो लोग जो हर नए दिन के साथ खाने, इलाज, पानी और जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यही वजह है कि जब अमेरिका अमन की बात करता है तो गजा से एक अलग सवाल उठता है कि अगर कूटनीति आगे बढ़ रही है तो राहत क्यों नहीं पहुंच रही? अगर कोई रास्ता निकल रहा है तो तबाही क्यों जारी है? अगर ये कार्रवाइयां अपने मकासद हासिल कर रही हैं तो आम लोगों की मुश्किलात कम क्यों नहीं हो रही? गाजा के हालात ने पूरे मिडिल ईस्ट की एक बार फिर से बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि इस तनाज़े को सिर्फ गाजा की हदों के अंदर रहकर नहीं समझा जा सकता। ये कहानी कई मोर्चों की है, कई किरदारों की है और कई ऐसे हिसाब किताबों की है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि जब गाजा के मंजर पर नजर डाली जाती है तो लेबनान का जिक्र भी साथ आता है, क्योंकि लेबनान में एक ऐसी ताकत मौजूद है जो बरसों से इस्राइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक ऐसी ताकत जिसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करके आज मिडिल ईस्ट की कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं हो सकती, और उस ताकत का नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो इजराइल के साथ टकराव में है, बल्कि इसलिए भी है कि आज लेबनान को लेकर होने वाली किसी भी बातचीत को उसके बिना मुकम्मल नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि जब अमेरिका की सरपरस्ती में नया प्रस्ताव सामने आया तो सबसे ज्यादा निगाहें हिजबुल्लाह के रुख पर टिक गई, लेकिन हिजबुल्लाह ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसका कहना है कि जब तक जमीनी हालात नहीं बदलते तब तक कागजी व्यवस्थाएं कोई मायने नहीं रखती। यानी जहां अमेरिका इसे तनाव कम करने का रास्ता बता रहा है,
वहीं हिजबुल्लाह इसे अपने ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखता है। गाजा की कहानी पर बात करते हुए एक नाम बार बार सामने आता है, हमास। क्योंकि चाहे कोई उससे इत्तेफाक रखे या ना रखे, एक हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतने लंबे ऑपरेशंस, इतने दबाव और इतनी तबाही के बाद भी हमास पूरी तरह तस्वीर से गायब नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि आज बहस सिर्फ इस बात की नहीं कि लड़ाई कितनी लंबी चली, बल्कि इस बात की भी है उससे हासिल क्या हुआ। क्योंकि जब किसी टकराव का अंजाम साफ दिखाई ना दे तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं, और यही सवाल अब गाजा से निकलकर पूरे मिडिल ईस्ट में गूंज रहे हैं। ईरान इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ लेबनान के नजरिए से नहीं देख रहा, बल्कि पूरे क्षेत्रीय तवाजुन के नजरिए से देख रहा है। ईरान के सामने आज एक दिलचस्प तस्वीर है। अमेरिका सुलह की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल अभियान जारी रखे हुए है। हिजबुल्लाह प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं, और गजा में भी संघर्ष जारी है। मेज और मैदान दोनों अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। यही वजह है कि ईरान आज सिर्फ बयानों को नहीं बल्कि जमीनी हालात को देख रहा है। क्योंकि तेहरान के लिए सवाल सिर्फ लेबनान का नहीं, पूरे क्षेत्रीय असर और रसूख का है। अगर हिजबुल्लाह पीछे हटता है तो उसका असर लेबनान से बहुत आगे तक जाएगा, और अगर नहीं हटता तो अमेरिका की पहल पर सवाल उठेंगे। इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाइयां अपनी हिफाजती जरूरतों से जुड़ी हैं। उसके सामने हमास का सवाल है, हिजबुल्लाह का सवाल है, और पूरे इलाके में मौजूद खतरों का सवाल है। लेकिन यही सबसे बड़े सवाल भी उठते हैं, क्योंकि सवाल उठाने वाले पूछते हैं, अगर गाजा में अभियान इतने लंबे समय से चल रहे हैं तो हालात सामान्य क्यों नहीं हुए? अगर लेबनान में दबाव बनाया गया तो हिजबुल्लाह पीछे क्यों नहीं हटा? अगर ईरान को पैगाम देना मकसद था तो तेहरान का रुख क्यों नहीं बदला? यानी मिडिल ईस्ट में आज बहस सिर्फ कार्रवाइयों की नहीं, उनके हासिल की भी है। क्योंकि किसी भी हिकमत अमली का असली पैमाना उसके दावे नहीं, बल्कि उसके हासिल किए गए नतीजे होते हैं। और यही वजह है कि आज इजराइल की पॉलिसी को लेकर बहस मिडिल ईस्ट से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच चुकी है। लेबनान और गाजा से आगे बढ़िए तो तस्वीर और बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि ईरान भी इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं देख रहा। ईरान के लिए ये सवाल सिर्फ लेबनान का नहीं, बल्कि पूरे इलाके पर असर रसूख का है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में हर बदलाव अपने साथ कई नए असर लेकर आता है, और यही वजह है कि ईरान आज सिर्फ बयानों को नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को ज्यादा अहमियत दे रहा है। क्योंकि इस इलाके में अक्सर वही टिकता है जो हालात को सही पढ़ ले। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका अब भी वही असर रखता है जो कभी इस इलाके में सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, या फिर मिडिल ईस्ट अब ऐसे दौर में दाखिल हो चुका है जहां जमीनी खिलाड़ी बाहरी ताकतों से ज्यादा असर रखते हैं। अमेरिका आज भी मिडिल ईस्ट का सबसे असरदार बाहरी खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन आज का मिडिल ईस्ट 20 साल पहले वाला मिडिल ईस्ट नहीं है।
अमेरिका प्रस्ताव देता है, लेकिन हिजबुल्लाह उसे मानने को तैयार नहीं। वॉशिंगटन तनाव कम करने की बात करता है, लेकिन इजराइल अपने अभियान रोकता नहीं। अमेरिका अमन की बात करता है, लेकिन गजा में टकराव जारी रहता है। यानी अमेरिका अब भी असरदार है, लेकिन क्या वो फैसलाकुन है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वॉशिंगटन की पहल के बाद भी हिजबुल्लाह अपना रुख नहीं बदलता, इजराइल अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकता, ईरान अपनी सोच नहीं बदलता और गजा में हालात नहीं बदलते, तो फिर मिडिल ईस्ट में असली ताकत किसके पास है? मेज पर बैठे लोगों के पास या मैदान में मौजूद खिलाड़ियों के पास? और शायद यही वजह है कि आज मिडिल ईस्ट का मसला सिर्फ जंग का मसला नहीं, बल्कि असर और रसूख की जद्दोजहद भी है, जहां हर खिलाड़ी अपनी शर्तें मनवाना चाहता है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई देता। आज की तस्वीर में कई सवाल हैं और जवाब बहुत कम। लेबनान का सवाल अब भी बाकी है, गाजा की तकलीफें अब भी जारी हैं, हिजबुल्लाह अपने रुख पर कायम है, इस्राएल अपने मिलिट्री मिशंस रोकने को तैयार नहीं, ईरान अपने असर रसूख को बचाए रखना चाहता है और अमेरिका अब भी कोई रास्ता तलाश रहा है। यानी हर खिलाड़ी मैदान में मौजूद है, हर खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है, लेकिन आखिरी नतीजा अब भी किसी के हाथों में नहीं, क्योंकि कहानी आगे बढ़ रही है मगर मंजिल अब भी दिखाई नहीं देती। यही आज के मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी हकीकत है कि यहाँ सुलह की कोशिश भी जारी है और जंग भी, उम्मीद भी मौजूद है और बेयकीनी भी। लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट का सफर अभी जारी है और उसका अंजाम अभी दूर है। मुझे दे इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें सलाम टीवी।